आज हम लोग परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तत्व के बारे में देखा था। आज परमाणु संख्या के बारे में समझेंगे। परमाणु क्या होता है उसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है। तत्व का सूक्ष्म रूप परमाणु होता है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या। अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है और उन तत्वों को एक जगह सजा कर रखा गया है, जिसको हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने में शुरुआती समय में बहुत परेशानी आई, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको सजाया। तो ये परमाणु संख्या होता क्या है, किस आधार पर इसको हम निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। तो परमाणु संख्या जो होता है वो निकाला जाता है प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या जितनी मौजूद होती है उसी संख्या को हम उस परमाणु का परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या किस पर निर्भर करेगा, प्रोटॉन की संख्या पर। इसको ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो किसी भी परमाणु के अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या कहते हैं। अगर किसी परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन की संख्या है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर किसी परमाणु के अंदर दो प्रोटॉन की संख्या है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या दो होगा। अगर किसी परमाणु के अंदर 3 प्रोटॉन की संख्या है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 10 है तो 10, 20 है तो 20। इस तरह से परमाणु संख्या को हम लोग निकालते हैं। तो परमाणु संख्या निर्भर किस पे करेगा, प्रोटॉन की संख्या पर। यह ध्यान में रखना है। एक परमाणु के अंदर ध्यान देना है 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसको जाकर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर परमाणु संख्या को जो सूचित किया जाता है वो Z के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और परमाणु संख्या जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर परमाणु सामान्य स्थिति में हो तो उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं। यह ध्यान में रखना है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब सामान्य स्थिति होता है तब। तो अब जान लेते हैं एक प्रश्न के बारे में। आगे और भी प्रश्न देखेंगे हम लोग। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या बताएं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं और प्रोटॉन की संख्या बताएं। बिल्कुल आसान है, ध्यान देना है। अगर किसी परमाणु के अंदर 11 प्रोटॉन है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11 है, तो उस परमाणु का परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अभी हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, 11 ही। और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो पहले से ही ज्ञात है, 11। तो इस तरह से इस प्रश्न का हम लोग उत्तर निकाल लेंगे। इस तरह से आप कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं और कई प्रकार से उसको उत्तर भी दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या जो है वो किस पर निर्भर करती है, प्रोटॉन की संख्या पर। तो जितने भी अभी तक तत्व हैं 118, उन सभी तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है और ये परमाणु संख्या निकाला जाता है उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे परमाणु का द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। आइए अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है अब समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक होता है कक्षा और दूसरा होता है केंद्रक। केंद्रक में 2 चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसका ध्यान में रखना है। केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है।
अब द्रव्यमान की बात करते हैं। किसी भी परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है और किसी भी गोले का जो द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखना है। तो केंद्र में कौन उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर ही परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। अब समझ लेते हैं आगे कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करेगा। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग पर निर्भर करता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। आइए अब इसके अपवाद को देख लेते हैं। अपवाद में हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके केंद्रक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। एकदम इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, इसको एकदम ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा परमाणु होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसके कारण क्या होता है कि इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होते हैं? बराबर। इसका परमाणु संख्या कितना है? 1 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, तब आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। आइए अब देख लेते हैं एक प्रश्न को, और इससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, लेयर बाय लेयर समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि उस परमाणु की परमाणु संख्या ज्ञात करें, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, ये तो पता ही है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 11। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11, ये उत्तर। तो पहला 1 है, 11, ये तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा। दूसरा है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या जानते हैं? A बराबर P प्लस N, यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो प्रोटॉन की संख्या में कितना पता है? 11। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12। तो टोटल कितना हो गया? 23। ध्यान में रखना है। अगला इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 11। अब देख लेते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो ये तो सरल है, प्रोटॉन की संख्या पहले से ही ज्ञात है, इसका उत्तर हो जाएगा 11। न्यूट्रॉन की संख्या पहले से ही ज्ञात है, इसका उत्तर हो जाएगा 12। अब एक और चीज़ इसमें हो सकता है कि इस परमाणु का नाम बताएं। इस परमाणु का नाम बताएं। तो ये वाला जो शब्द है ये तभी आप समझिएगा जब आपको परमाणु संख्या, कौन सा परमाणु किस परमाणु संख्या पे आता है तब, और ये याद करना ही पड़ेगा आपको। 1 से लेकर 30 तक कम से कम आपको याद करना पड़ेगा परमाणु संख्या के बारे में। तो उसमें देख लेते हैं 11 नंबर पर तत्व जो आता है, परमाणु जो आता है वो होता है सोडियम। कौन है? सोडियम। इसका जो संकेत होता है वो होता है Na, नेत्रियम होता है इसका लैटिन नाम। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये परमाणु कौन सा हो जाएगा? सोडियम। तो याद रखना है, याद करके चलिए, एकदम सरल है, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा पूरी तरह से आपको रसायन शास्त्र। अब देख लेते हैं परमाणु में आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये उदासीन कैसे होते हैं उसको समझ लेते हैं। आइए अब देखते हैं परमाणु की उदासीनता और आयन का निर्माण। परमाणु उदासीन कब होते हैं और इनमें आयन का निर्माण कैसे होता है उसी को हम लोग समझेंगे। आज जो विद्युत धारा ये सब बहते हुए देख रहे हैं, बिजली ये सब देख रहे हैं, ये सब सभी परमाणु का ही देन है। इसके पीछे क्या कारण है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं कि परमाणु उदासीन कब होता है। तो इसको 2 स्थिति में देखेंगे। एक तो है सामान्य स्थिति और दूसरा है विशेष स्थिति। सामान्य स्थिति कहने का मतलब कि परमाणु पूरी तरह से एकदम स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तब क्या होता है?
तो उसको उस स्थिति को हम कहते हैं समान स्थिति। उस समय क्या होता है कि जब परमाणु समान स्थिति में होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जिससे कि इस पर पाए जाने वाले आवेश भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो आपस में ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इनका जब योग करके करेंगे तो जो अंतिम परिणाम निकलेगा, परिणाम निकलेगा वो शून्य निकलेगा, जिसके कारण परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं उत्पन्न होगा। तो जब परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता है तब उस स्थिति को कहते हैं परमाणु क्या है, उदासीन है। परमाणु क्या है, उदासीन है। तो ध्यान रखना है, जब परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो उस परमाणु का जो रूप होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब इन दोनों का योग किया जाएगा तो अंतिम परिणाम क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी परमाणु के अंदर 11 प्रोटॉन है तो उस परमाणु में क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। जब इनका योग निकालेंगे तो क्या होगा, 11 प्रोटॉन का मतलब है कि इस परमाणु के अंदर +11 है यानी 11 प्रोटॉन, और इस परमाणु के अंदर माइनस क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस माइनस दोनों जब आपस में बराबर होते हैं तो उस परमाणु में कोई भी आयन का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वो अंतिम रूप से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये तो समान स्थिति है कि समान स्थिति में जब परमाणु होगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं विशेष स्थिति को कि उस स्थिति में क्या होता है। तो चलिए समझते हैं विशेष स्थिति को। चलिए अब देखते हैं परमाणु विशेष स्थिति, परमाणु की विशेष स्थिति को। इसको ध्यान में रखना है, परमाणु की जब विशेष स्थिति होती है तो इसके अंदर एक गुण है। सभी परमाणुओं में, कुछ परमाणुओं में ऐसा नहीं पाया जाता है। क्या करते हैं कि इनके अपने अंतिम कक्षा जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को ये पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इसको ग्रहण करते हैं। इसका ध्यान में रखना है। विशेष स्थिति में क्या करते हैं, ये अपने अंतिम कक्षा में परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, जिसके कारण परमाणु में आयन का निर्माण हो जाता है। आयन का निर्माण कैसे होता है, उसमें जब त्याग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और जब ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। तो आयन का निर्माण कब होगा, कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण परमाणु में आयन का निर्माण होता है। तो प्रथम कक्षा और अंतिम कक्षा समझ लेते हैं। ये जो केंद्रक है सेंटर में, इस केंद्रक के बाद जो सबसे पहला कक्षा आता है उसी कक्षा को हम लोग कहते हैं प्रथम कक्षा, और सबसे अंतिम रूप से जो कक्षा बनता है उस कक्षा को कहते हैं अंतिम कक्षा। तो इसी कक्षा में ये परमाणु क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं। तो ये कब करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से करेंगे या ग्रहण करने से। चलो ध्यान दीजिएगा। सोडियम, एक उदाहरण के अनुसार देख लेते हैं। सोडियम जो है उसके अंतिम कक्षा में ये वाला जो भाग है ये कैसे होता है उसको हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इसका जो ये कक्षा है, ये अंतिम कक्षा और ये प्रथम कक्षा है। अंतिम कक्षा में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक आदमी 7 आदमी को अगर खींचेगा तो एक आदमी को ऊर्जा बहुत ज़्यादा खपत करना पड़ेगा, जिसके कारण बहुत परेशानी होगी। तो ये क्या करता है कि 7 आदमी को खींचने से अच्छा है कि एक आदमी को क्या कर देता है, धक्का मार देता है। और जैसे ये धक्का मार देता है तो इसका अंतिम कक्षा कौन बन जाता है, इसके पहले वाला। तो इसमें क्या कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, ये त्याग कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, ये त्याग कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, ध्यान देना है, पहले प्रोटॉन की संख्या थी 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 11। तो दोनों में परिवर्तन क्या हुआ पहले, लेकिन अब कितना है इलेक्ट्रॉन, 10, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो 11 प्लस माइनस 10 करेंगे तो हमको +1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस पे कितना आयन आएगा, कौन सा आयन आएगा सोडियम पे, तो धन आयन। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम क्या बनाता है,
धन आयन बनाता है, ये ध्यान में रखना है। तो इस पर कौन सा आयन आ गया? धन आयन। तो जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो उस पर धन आयन आएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और धन आवेश की वृद्धि हो जाती है। यानी प्रोटॉन वैसा ही स्थिर रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम जाता है, तो उस पर कौन सा आयन आ जाता है? धन आयन आ जाता है। दूसरा तरफ है क्लोरीन। एक और उदाहरण लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का अंतिम कक्षा जरा गौर से देखें तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा कि अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा। तो 7 आदमी, अब उसके उल्टा देख लेते हैं, 7 आदमी एक आदमी को खींचेगा तो क्या करेगा? आसानी से खींच के उठा के फेंक फाक देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 आदमी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये त्यागा उसको पकड़ के अपने पास ये ले आया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो ग्रहण करने से क्या फर्क पड़ा, जरा ध्यान देखेंगे। पहले था इसके अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन था और 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया तो कितना हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया 8 8 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जरा देखिए तो 17 प्लस है और माइनस कितना है? 18। तो किसकी वृद्धि हुई? -1 की। यानी कि इस पर जो आवेश आएगा क्लोरीन के ऊपर वो ऋण आवेश आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आयन बनाता है और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं। एक बात और ध्यान में रखना है कि सभी परमाणु के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ परमाणु जो है अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, वो ऐसा विशेष स्थिति में होता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तब। फिलहाल ये परमाणु में जो कैसे उदासीन होते हैं परमाणु में कैसे आयन का निर्माण होता है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, और उसके बाद ये जो क्लास है बेसिक वाला ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। आप लोग ध्यान से पढ़ते चलें, समझते चलें, नोट्स बनाते चलें और रेगुलर पढ़ाई करें। धन्यवाद।